नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपकी जो 20 फरवरी है, इसकी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो इसको विस्तार से देखेंगे। इसमें आपके जी के जीएस के क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें हिंदी के भी हैं, तो इनको देखेंगे। और आपकी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं, एनालिसिस हो चुका है, तो अपने जिसका फर्स्ट सेकंड में था 20 फरवरी को जाके देख लीजिए। और थर्ड शिफ्ट का ही बन रहा है। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। आगे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन आ जाता है थर्ड शिफ्ट का। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी शामिल हैं? तो भाग 4 में ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए? तो आयरलैंड से इनको लिया गया है। और यहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको जरूर देख के जाएं। और एनालिसिस में इसके जो आपके जो फैक्ट होते हैं उनको भी करवा देते हैं, तो उनको जरूर देखें। अगला क्वेश्चन इसमें आ जाता है, बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी, सीमा सुरक्षा बल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल हो जाएगा। के वर्तमान निदेशक अदबे 3 अगस्त 2024 से इस पद पर ग्रहण है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को, जब भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, सबसे प्रथम युद्ध 1965 में। तो ये इसकी स्थापना की गई थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो आपके पाकिस्तान बॉर्डर और भारत के बॉर्डर पर लगती है। जैसे आपके पंजाब हो गया या राजस्थान राज्य, जम्मू कश्मीर में इस सीमा पर इसका उपयोग किया जाता है भारतीय सेना द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका केरल हो जाएगा। केरल की 96.11 है। और कुल साक्षरता दर केरल की भी सबसे ज़्यादा है, 94 दशमलव कुछ है। और महिलाओं की 92 दशमलव कुछ है। तो इसका अंतर भी सबसे कम है, 96 और 92, इनका अंतर भी सबसे कम है, आपके लगभग 4 दशमलव कुछ के आसपास है। अंतर भी सबसे कम अंतर भी पूछा गया, तो इसको भी याद रखना है। और ये भारत की है। भारत की औसत साक्षरता दर 74.04, पुरुष की 82.14 और महिला की 65.64 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है इसमें, हेनरी मोसले ने किस वर्ष में आधुनिक आवर्त सारणी दी थी? तो 1913 में हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी बढ़ती परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, परमाणु संख्या के क्रम में इनको व्यवस्थित किया था, मोसले ने दी थी। और आधुनिक आवर्त सारणी इसको कहा जाता था। इसमें आपके 118 आज के आसपास तत्व इसमें शामिल हैं। और जो 56 जिसमें तत्व थे वो है आपके डोवेनियर के आधार पर थी, उनको त्रिक सिद्धांत कहा जाता। ठीक ठीक है। इसकी परमाणु क्रमांक क्या थे जो इसका औसत निकलता था? जैसे आपके 3 तत्व थे, इनका औसत बीच के औसत का बराबर होता था, दोनों का औसत एक तीसरे औसत की, जो भी औसत था दोनों का तीसरा हो जाएगा वो तत्व। इस प्रकार से उन्होंने निकाला था। इनकी संख्या में 56 थे। और परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान संख्या, क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 पंक्तियां और 8 स्तंभ है, ये पूछा जाएगा आगामी आपके शिफ्टों में। 7 आपके आवर्त हैं और 8 स्तंभ। इस प्रकार से आपकी इस प्रकार से आपकी 18 है। ये वाले कितने हो जाएंगे? ये वाले 18 हो जाएंगे। और इस प्रकार से कितने हो जाएंगे? ये जो ये इनकी संख्या 7 हो जाएगी। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा ये 7 है। और ये आपके खड़ी स्तंभ ये आपके 18 है। 18वें तत्व को हेलोजन के नाम से जाना जाता है। इसको ये ध्यान रखना है, इसमें 18 तत्व हैं और इसमें 18वें तत्व में सब सक्रिय गैसें पाई जाती हैं। अगला तत्व आ जाता है इसमें 18वें तत्व में निष्क्रिय गैस का समूह, इसको कहते हैं सूर्य निष्क्रिय गैस। इसमें गैर निष्क्रिय गैस के रूप में जाना जाता है। कौन सा? गैर निष्क्रिय। 18वें समूह में निष्क्रिय गैस शून्य समूह है, इसमें गैर निष्क्रिय के रूप में जाना जाता है। इसमें 17वें समूह को हेलोजन, ठीक है, 17वें समूह को हेलोजन कहते हैं। और 16वें समूह को काल कोजन कहते हैं। और 15वें समूह को निक्टोजन कहते हैं। रासायनिक
दिमित्री मेंडलीफ ने 1869 में इसकी जो मेंडलीफ की आवर्त आई थी, थे मोजले की आवर्त आई है, उसको आधुनिक आवर्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नदी से एक नदी अलग भागों में ये आपकी बट जाती है, तो इसको आगे क्या कहते हैं? तो नदी एक भाग से अलग भागों में, जैसे इस प्रकार से नदी आई रही है, तो नदी की आपने कई अवस्था पढ़ी होंगी कि आप ये प्रौढ़ अवस्था है, आपकी ये यौवन अवस्था है नदी की, ये आपकी वृद्ध अवस्था है। जब यौवन अवस्था होती है तो वो नदी की धार तेज होती है, फिर बीच में कम हो जाती है और प्रौढ़ अवस्था में बिल्कुल ये रेंगने लगती है स्लो मोशन में। तो इस प्रकार से जब ये मुहाने पर आती थी तो इस प्रकार से डेल्टा के टाइप में इसे बना देती हैं, इसको डेल्टा कहते हैं। और इसी से एक क्वेश्चन और पूछा गया था नदी से कि जब नदी मैदानी इलाके में टेढ़ी मेढ़ी रास्ते बनाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो विसर्प हो जाएगी। जब जैसे नदी सीधी आ रही है, जब ये मैदानी भागों में पहुंचेगी तो इस प्रकार से इसकी धारा हो जाएगी और ये विसर्प करने लगेगी, क्योंकि इसकी गति कम हो जाती है पहाड़ी से उतरने पर, और मैदान में इसकी गति कम हो जाती है मैदान पाके, तो इसको विसर्प कहते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि नवपाषाण, इसमें अगला क्वेश्चन कौन सा है? नवपाषाण काल में पुरापाषाण काल में लौह अयस्क किस क्षेत्र से संबंधित थे? दक्षिण भारत से, पूर्वी उत्तर उत्तर पूर्व भारत से, उत्तर भारत से या उत्तर दक्षिण भारत से? आपको ऑप्शन दिए गए थे। नंबर नवपाषाण काल में लौह अयस्क दक्षिण भारत के क्षेत्र से, जो आपका कर्नाटक केरल वगैरह का क्षेत्र पड़ जाता है, तो वहीं से सबसे पहले लोहा की खोज की गई थी। तो उसके बाद फिर उत्तर भारत में धीरे धीरे आया। इसके बाद यू श्रीनिवास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वाद्य यंत्र उनके कलाकारों से या उनके व्यक्तित्व से संबंधित लगातार क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो मंडोलिन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे इसमें? मंडोलिन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो देवबंद आंदोलन के संस्थापक मौलाना मोहम्मद कासिम नौनी तबी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही थे। इसकी शुरुआत 16 साल 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में हुई थी, ध्यान रखना है। तो देवबंद आंदोलन हुआ था। एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, छोड़ने वाले क्वेश्चन है, इतने करंट, इतनी आपकी यूपीएससी में भी नहीं पूछे जाते हैं इतने घुमा के क्वेश्चन। जो आपका इससे पहले नवपाषाण काल का पूछा, पर जो आपका लोहे अयस्क कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें जी के जीएस अच्छे स्तर की दे रहे हैं। इसके बाद बिहार, झारखंड और बंगाल के कुछ हिस्सों में कौन त्योहार एक त्योहार है जो सांप देवी मनसा का सम्मान करता है? तो बिलहुआ त्योहार है जो आपका बिहार झारखंड में मनाया जाता है, जो सांपों की देवी मनसा को समर्पित है। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक लग सकता है? तो आपका राष्ट्रपति शासन पूछा था, तो आपका इसे शुरुआती 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और हर 6 महीने में बार बार संसदीय मंजूरी के साथ यह अधिकतम 3 साल तक लगता है। जैसे आपका 352 के द्वारा राष्ट्रपति शासन किसी में लग गया है, तो इसमें आपका क्या होगा कि आपका 6 महीने तक ये राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा किसी राज्य में, और ये संसद चाहेगी तो इसमें 6 महीने के अंदर अंदर इसमें बैठक होगी, संशोधन करके फिर 6 महीने बढ़ाया जा सकता है। और अधिकतम ही कितना, 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और ये अनुच्छेद, इसके बाद आपका अनुच्छेद 356 है, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल। और इसमें थोड़ा दिक्कत है, इसमें आपको सही करवा दें कि जो अनुच्छेद आपका 356 है, इसमें राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है, जो पूरे देश में कहीं भी लगाया जा सकता है, पूरे देश पर भी लगाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति शासन है वो आपके राज्य में लगाया जा सकता है। इसमें अनुच्छेद थोड़े दिन डिस्टर्ब है। तो राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के द्वारा लगेगा? 356 के द्वारा। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है, युद्ध या बाह्य आक्रमण या आपके आंतरिक अशांति पर इसको लगाया जा सकता है, तो इसके 352 हो जाएगा। इसको सही कर लें। और ये तो आपका 6 महीने के लिए लगाया जाएगा, और जो राष्ट्रपति शासन है वो आपका 2 महीने के लिए लगाया जाता है, फिर संशोधन करके इसको 6 महीने तक बढ़ाया जाता है। और अनुच्छेद 300
60 में क्या है आपका, इसमें वित्तीय आपात है, ठीक है। अगर वित्तीय आपात इसमें लगाया जा सकता है। 352 में राष्ट्रीय आपात या इसमें राष्ट्रीय आपात लगता है, और 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात। वित्तीय आपात भारत में अभी तक नहीं लगाया गया है। जो राष्ट्रीय आपात है 3 बार लगाया गया है, और ये राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा कभी भी किसी भी राज्य में कई बार लग चुका है। अगला क्वेश्चन आ गया है, सीवी चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसमें भारतनाट्यम हो जाएंगे। 2011 में सीवी चंद्रशेखर को भारतनाट्यम के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये बहुत अंदर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीवी रमन आपके भारत चंद्रशेखर आपके भारतनाट्यम से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन के क्रॉक का वजन कितना होता है। जो आपकी बैडमिंटन की बॉल होती है उसकी 4.74 से 5.50 तक ग्राम तक हो सकता है। बैडमिंटन कॉक या शटल कॉक का वजन 4.75 से 5.5 इसमें हो सकता है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में किसे जाना जाता है। पुरंदरदास को जाना जाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार शैक्षिक वर्ष के दौरान भारत में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन लगभग कितने करोड़ छात्रों का था। तो 4.33 आपके करोड़ हो जाएगा। 2022-23 में उच्च शिक्षा नामांकन छात्रों के लिए 4.46 करोड़ का हो जाएगा। तो ये वाला पूछा गया था 21 वाला, तो 21 वाला ये हो जाएगा। अगले अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 21-22 से, आपके छोड़ने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना पूछी गई थी, किसका शासनकाल। तो 61 से 66 हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 के बीच हो जाएगा। और विकास, इसका लक्ष्य क्या था, जिसमें विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने पर जोर दिया गया था, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता और समाज आत्मसृजन का केंद्र थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना युद्ध की वजह से असफल रही थी पूर्ण रूप से। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग के मंत्री कौन है। तो मंत्रियों से आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें हमने आपका वीडियो बना दिया है मंत्री के, जाके देख लीजिए। तो इसमें उद्योग और भारी इस्पात मंत्री कौन हो जाएंगे। भारी उद्योग HD कुमारस्वामी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से किस में वृद्धि हुई थी। कृषि उत्पाद और उत्पादकता में। इसमें गेहूं या इसमें और चावल के खेतों, चावल की खेती में या कृषि में ज़्यादा फायदा हुआ था। जो मोटे अनाज हैं, गन्ना है, मटर, इसमें कम फायदा हुआ था। जो गेहूं और चावल है इसमें अच्छी खासी हरित क्रांति के द्वारा इसमें वृद्धि हुई थी। 2010 राष्ट्रमंडल खेल किस स्टेडियम में हुए थे। देखिए किस 2010 का पूछा है, लगभग 15 साल पुराना क्वेश्चन पूछा है कि किस स्टेडियम में हुए। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली हो जाएगा। ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय खेल या राष्ट्रीय खेल दिल्ली ही में होते हैं, क्योंकि राजधानी है। तो जिसने भी तुक्का लगाया है या होगा उसका सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें 2000 में भारत में हुए प्रमुख खेल आयोजन और उनके स्टेडियम आपके दिए गए थे। इसमें टाइफाइड संबंधित 3 कथन दिए गए थे। तो टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो टाइफाइड की पहचान के लिए टेस्ट सल्मोनिया टाइप इसमें आपके किया जाता है। इसमें आपका केंद्रीय बजट 2023-24 में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित योजना कौन सी है। तो आपकी गोवर्धन योजना हो जाएगी, जो आपकी अपशिष्ट जो गायों का होता है। केंद्रीय बजट 2023-24 में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रमुख योजना गोवर्धन योजना है। इस योजना के तहत आपके 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए कचरों से संपदा संयंत्रों की स्थापना की गई है। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, इसमें हिंदी के देख लेते हैं। जिसको कोई लज्जा ना हो तो निर्लज्ज हो जाएगा। अगला है, दरिद्र के पर्यायवाची पूछे गए थे। तो दरिद्र के निर्धन, कंगाल, गरीब, दीन, शोषित हो जाएगा। बेसहारा, धनहीन, हीन, और ये बेचारा हो जाएगा। अगला ये आपके हिंदी के इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, और आपके थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन मिल चुके हैं। GK GS के कुछ इसमें हिंदी के भी हैं।
तो ये आप देख लें और अपने क्वेश्चन मिला लें कि आपकी शिफ्ट में यही आए थे, वो कमेंट जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी आगामी शिफ्टें हैं या जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी जल्दी ही वीडियो अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद साथी।